वन शॉट में खत्म करेंगे चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट रिवीजन। जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करने वाला हूँ। 1-1.5 घंटे 2 घंटे जितने भी लगने वाले हैं उतने पूरे टाइम में, ठीक है। और इस कंप्लीट टाइम पीरियड में इसको जस्ट रिवाइज करूंगा। 5 मिनट का टाइम है, अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है ज्वाइन हो सकता है, बाकी बाद में भी देखना चाहता है तो डेफिनेटली देख सकता है। इस वीडियो को मैं अवेलेबल रखूंगा चैनल के ऊपर, ठीक है। ओके फाइन, ये लाइव सेशन है, ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको बच्चों को भी 7 चैप्टर का बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है या बहुत डाउट्स हैं, कुछ भी इश्यूज हैं, ये वीडियोस अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करने वाले हैं। तो 5 मिनट का टाइम है, फटाफट जो ज्वाइन हो सकता है, जिसको आप शेयर कर सकते हो जरूर शेयर कर दो और इस वीडियो को, और फिर हम इसमें शुरुआत करेंगे अपनी। तो चेकआउट करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये ठीक है, दिखेगा, हाँ ये ठीक है, थिकनेस इतनी ठीक है। चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 के एनसीईआरटी का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन है। ये कंप्लीट रिवीजन, सब कुछ बताएंगे इसके बारे में, जितना आपकी जरूरत है वो सब बताया जाएगा आपको। ओके, तो 5 मिनट का टाइम है, जस्ट जो ज्वाइन कर सकता है करें, एज सुन एज पॉसिबल हो सकता है, फटाफट। और हम शुरू करने वाले हैं अपने लाइव सेशन को बहुत जल्दी, और इसको जस्ट शुरू कर रहे हैं। और जो भी बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं जरूर ज्वाइन करें बहुत जल्दी। ओके फाइन, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जो ज्वाइन हो सकेगा जरूर ज्वाइन करें। और इसका मैं एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, जो क्लास इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, जिनको भी देखना है चैप्टर नंबर 7 उनके लिए, ठीक है, ताकि आपके पास भी डिटेल्स पहुंच जाए इसकी। तो जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चीज को शुरू करने वाले हैं फटाफट, और ये वीडियो अवेलेबल होगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। सो वी आर गोइंग टू बिगिन आवरसेल्फ, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7। और सबसे पहले चलेंगे एक्सरसाइज 7.1। अच्छा, ये सेशन 2021 के लिए वीडियो है, ठीक है ना। अभी जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए 1.5 महीने 2 महीने जो आपके पास बचे हुए हैं एग्जैक्टली उसके लिए वीडियो है। तो चलिए ठीक है, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा और 7.1 पे चलते हैं और देखते हैं कि 7.1 में हमें क्या करना है, ठीक है। 7.1 जो है वो आपके डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड है। आपको डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं तो क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, फटाफट इसके बारे में जान लेते हैं। सपोज कीजिए कोई 2 पॉइंट्स हैं और आपको उसके कोऑर्डिनेट्स पता है। कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स एंड वाई की वैल्यूज आपको पता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है, आपको उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पता है, तो डेफिनेटली आप ये बता सकते हो कि पी क्यू से कितना दूर है। इसी को डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम कंफर्मेशंस करेंगे। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। यानी कि जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं हम उसको भी अगर एक्स और वाई बोलेंगे और क्यू वाले को भी एक्स और वाई बोलेंगे, फिर तो हम कंफ्यूज कर जाएंगे किसकी वैल्यू एक्स किसकी वैल्यू वाई। इसलिए हम नोटेशंस के लिए पी के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 से दिखा देते हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 से शो कर देते हैं। और यहां से हमारा एक डिस्टेंस फॉर्मूला जो आता है वो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास आता है रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
भाई यही है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कब यूज होता है, किस लिए यूज होता है? तो अगर मुझे 2 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट टाइप पे पता है, उनके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, तो मैं उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकता हूं टेकिंग वंस कोऑर्डिनेट इज x1 y1 एंड अदर्स कोऑर्डिनेट इज एज x2 y2, और बहुत इजीली मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। ये माइंड में आपको याद रखना चाहिए। अगर आप 7.1 कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके दिमाग में बहुत अच्छे से होना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या है, कैसे, उसके बारे में बात करूंगा मैं अभी। मैं फटाफट आपको एक क्वेश्चन लेता हूं जो कि जनरल वे में है, मिलने को मिल भी सकता है। 7.1 का एक जो सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज 2,3 एंड 4,1। ये मेरे पास पॉइंट्स हैं, दैट इज P एंड दिस वन इज Q। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं PQ ले रहा हूँ, सिर्फ कुछ भी नहीं बोला कि इसको P लेना है कि नहीं लेना है, और मैं इसके बीच में डिस्टेंस निकालूंगा। यानी कि मेरा एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, मेरा एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4,1। ध्यान आपको ये रखना है कि जो पहले लिखा जाता है वो x होता है और जो बाद में लिखा जाता है वो y होता है। जो पहले लिखा होता है वो x होता है और जो बाद में लिखा होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। ये हमने नोटेशन क्लास 9th में सीखा हुआ है कि किस तरीके से हमें एक्चुअली ये चीजें लिखनी होती हैं। ओके, अब बात करते हैं पहले वाले के हमको नोटेशन कैसे दे देते हैं, x1 y1, और दूसरे वाले को नोटेशन क्या दे देंगे, x2 और y2। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है थोड़ी। अब इसके बाद मुझे P और Q का डिस्टेंस फाइंड करने को कह रहा था, तो डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस है रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसकी बात करेंगे तो देखो भाई सामने ही लिख रहा है, x2 का वैल्यू रखो, x1 का वैल्यू रखो, y2 का वैल्यू रखो, y1 का वैल्यू रखो, और इसको सॉल्व कर दो सिंपली। कहने का मतलब है मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, रूट में देखो x2 और x2 देखो कितना है 4 है, यहाँ पे रखो 4 माइनस x1 देखो x1 कितना है 2 है, तो यहाँ पे रखो 2 और इसको क्या करो, इसका होल स्क्वायर करो, प्लस में y2 देखो ध्यान से, y2 कितना है, y2 1 है, और y1 देखो y1 कितना है, y1 3 है, और इन दोनों को रखो और इसका स्क्वायर कर दो सिंपल वे में। 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 जाएगा। देखो भाई 3 में से 1 जा सकता है, 1 में से 3 नहीं जा सकता, तो हम नॉर्मली करते हैं 3 में से 1 जाएगा और साइन बड़े वाले का आएगा, तो बचेगा 2 और साइन बड़े वाले का यानी कि माइनस का आएगा। ठीक है, अच्छा नोटेशन में लिखे, भले ही बाद में फर्क इसका नहीं पड़ता इतना। 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है और 2 का स्क्वायर आता है 4। 4 प्लस 4 हो जाता है रूट 8। एक बात ध्यान रखना, कई बच्चे इसके रूट को सॉल्व करने के चक्कर में पड़ते हैं, बिल्कुल मत पढ़ना भी, आप सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो हम, और दूसरी बात है इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कई बच्चे इसमें से कहेंगे कि भैया इसमें से हम अभी बाहर भी निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर ले, नहीं करने की जरूरत है, हम रूट में ही आंसर दे देते हैं, दैट इज इनफ। और क्योंकि हमें कोई यूनिट नहीं पता थी तो हम लिख देंगे 8 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस है तो स्क्वायर यूनिट कोई ना लिखे, सिंपल यूनिट लिख दे। ठीक है, तो ये पैटर्न था सिंपली। एक मैंने क्वेश्चन इसलिए करा दिया इसको कि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आपने डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा, यहां से आप कर लीजिए अपने लिए। मैं थर्ड पार्ट इसका करा देता हूं क्योंकि थर्ड पार्ट एक वेरिएबल फॉर्म में है। ठीक है, वेरिएबल फॉर्म वाले क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूं आपको। वेरिएबल क्या है भी, देखो एक पॉइंट है कोई, लेट P, उसका कोऑर्डिनेट a, b है, कोई एक पॉइंट है Q, लेट इट बी a माइनस का और b भी माइनस का। अब ये दोनों मुझे दे रखे और इसके पीछे मुझे डिस्टेंस फाइंड करने को कहता है, तो देखो भाई P का पॉइंट्स क्या होंगे, x1 y1 मानूंगा मैं, और Q के पॉइंट्स को मैं क्या मान लूंगा, x2 और y2। और इस वे में मुझे कंफर्म हो जाता है x1 और y1 की वैल्यू और x2 और y2 की वैल्यू। फिर मेरे पास काम क्या रहता है, मेरे पास सिंपल सा एक काम रहता है, और वो काम है मेरा कि भैया मेरे को जस्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मेरे को सिंपल वे में फाइंड करना है इसके बीच का डिस्टेंस। अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालो तो आपके माइंड में बहुत तेजी से क्लिक हो जाना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि उसके बिना तो कोई मतलब आपके पास है ही नहीं। अब जहां तक की बात करें डिस्टेंस फार्मूले की, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है आपके पास रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप बस इसमें अपनी वैल्यूज रखें और इसके बाद इसको इजी वे में आप पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनने वाला है भाई, x2 का वैल्यू आप ऊपर से देख सकते हो, x2 कितना है माइनस ऑफ a है, माइनस x1 कितना है, x1 आपका a है। ओके, आप इसका स्क्वायर करोगे, प्लस y2 कितना है, y2 आपका माइनस ऑफ b है, और y1 कितना है माइनस ऑफ बी। तो इस तरीके से आपके दोनों चीजें मैंने वैल्यूज रखती हैं, और ये बात आई होप आपको बेसिक्स ऑफ मैथ्स आते होंगे, यानी कि छोटी छोटी मैथमेटिक्स आप कर सकते हो। सिंपल वे में अगर हम बात करें तो आपको ऐसे आना चाहिए कि ये देखो माइनस से दोनों माइनस के, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि a और a मिलके हो जाएंगे 2a, साइन आता है माइनस का, माइनस माइनस होता है प्लस, और साइन आता है
माइनस का, उसके बाद स्क्वायर, प्लस में माइनस माइनस होता है प्लस, साइन आता है माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ 2b का स्क्वायर, और इसके बाद हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो भाई, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, ऐसे सिमिलर वे में माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। आई थिंक आप थोड़ा सॉल्व भी करते रहे फटाफट ताकि आपका दिमाग चलता रहे। तो यहाँ से हम 2 का स्क्वायर कितना कर देंगे 4 कर देंगे, और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो रूट में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है। जिन बच्चों को ज्यादा रूट सॉल्व करना नहीं आता, क्योंकि इस समय मैं ये सीरीज उन्हीं बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा वीक है, तो अगर आपको रूट सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती है तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, यू नीड टू जस्ट सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे ही छोड़ देना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो थोड़ा बेहतर होगा इसको थोड़ा सा आगे तक सॉल्व करने के लिए। क्या करना, देखो 4 दोनों के पास अवेलेबल है, 4 कॉमन निकाला जा सकता है और अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी 4 था, इसके पास भी 4 था, 4 दोनों से ले लिया। अब यहाँ से 4 जा चुका है तो बचेगा a स्क्वायर, साइन प्लस का प्लस, यहाँ से 4 जा चुका है बचेगा b स्क्वायर। ये मेरे पास अवेलेबल हो गया। अब रूट में बात करें, क्योंकि मल्टीपल में लिखा हुआ है, तो बेटा अगर कोई चीज मल्टीपल में लिखी है और वो किसी का स्क्वायर है तो मैं उसको बाहर निकाल सकता हूँ। 4 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर होता है, तो मैं थोड़ा समझदारी यहाँ तक दिखा सकता हूँ, इससे ज्यादा समझदारी दिखाने की जरूरत नहीं भी है। ठीक है, और इस तरीके से मेरा क्वेश्चन हो जाता है। ये डिस्टेंस वाला, इसको जरूर आप लोग देख लें। ये क्वेश्चन मैं इसलिए इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि वेरिएबल्स की टर्म्स में जिन बच्चों के माइनस प्लस की दिक्कतें होती है, जिन बच्चों को माइनस प्लस कैसे सॉल्व किया जाता है उसमें प्रॉब्लम्स होती है, डेफिनेटली उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इसको मैं छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे और मुझे प्रूव करना कोलिनियर। मैं इसके लिए आखिरी में एक चीज बता दूंगा आपको, डायरेक्ट वे में कोलिनियर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अभी कोलिनियर वाले क्वेश्चंस को भी लेफ्ट कर रहे हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास अवेलेबल है, हमें बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कोलिनियर वाला जो क्वेश्चन मैंने लेफ्ट किया वो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मैं उस पर थोड़ा सा अभी आता हूँ, रिटर्न आऊंगा इसी पे, में बात जरूर करूंगा। लेकिन अभी मैं जो बात कह रहा था वो ये है कि भैया क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा अभी ना कोलिनियर वाले के लिए मेरे पास एक अच्छा सा पैटर्न है, और वो पैटर्न है मेरे पास, उसको मैं डिस्कस करूंगा, जो कि सिलेबस से तो आपके रिमूव्ड है। तो एक मिनट, ये थोड़ा इरेजर का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ओके फाइन, आई डोंट थिंक सो मुझे यूज करना चाहिए। नीचे चलते हैं, ठीक है ना। अभी जब तक हमारे पास है अवेलेबल तब तक हम नीचे चलते हैं। देन ठीक है भाई, अब हम इसकी बात कर लेते हैं, फटाफट इसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करने वाला हूं मैं। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ डील कर लिया है, ठीक है। उसके मैंने एक पार्ट 1 कराया और पार्ट 3 भी कराया आपको। सेकंड पार्ट मैंने आपको होमवर्क दिया, आप इसमें बिल्कुल भी गद्दारी ना करें। गद्दारी से मेरा मतलब है कि सीरियसनेस होकर ही इसको करें। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको सीरियसनेस के साथ ही देखें। कहने का मुद्दा साफ है कि आपने इसमें वो क्वेश्चन जरूर करने जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 जहां तक की बात है उसको चेकआउट कर लेते हैं और हमसे उसने क्वेश्चन में क्या क्या कहा है उसके बारे में देख लेते हैं। फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमसे कहता है वो 3 वर्टिसेस दे देता है, उनके कोऑर्डिनेट्स। एक देता है 5, -2, एक देता है 6, 4 और एक देता है 7, -2। ये 3 वर्टिसेस मुझे दे देता है और मुझसे कहता है कि भैया आप बताओ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं है। कुल मिला के मुझे ये चेक करना है कि इन कोऑर्डिनेट से मिलके जो एक ट्रायंगल बन रहा है वो आइसोसेलेस है कि नहीं है। अब ये बात आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए कि आइसोसेलेस का मतलब साफ साफ है कि भैया आइसोसेलेस का मतलब साफ साफ है जिसमें 2 साइडें इक्वल होती है। अब यानी कि मुझे ये चेक करना है कि इस ट्रायंगल में कोई 2 साइड इक्वल है कि नहीं है। और ये बात ध्यान रखना, साइड की लेंथ निकालनी पड़ेगी। और इसमें हो सकता है कई बच्चों के मन में आ रहा हो कि साइड की लेंथ हाउ कैन वी कैलकुलेट, तो उसके लिए बहुत टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। सपोज मैं इसको जस्ट एक नाम देता हूँ, मैं इसको नाम ए देता हूँ, मैं इसको नाम बी देता हूँ और मैं इसको नाम सी देता हूँ। मेरे पास ए बी सी तीनों वर्टिसेस पता है। अच्छा, मैं ए बी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मैं बी सी कैलकुलेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मैं सी ए कैलकुलेट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? डेफिनेटली उसे भी मैं कैलकुलेट कर ही लूंगा। क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं भाई? मैं इसकी लेंथ निकाल लूंगा। मैं ए बी से लेंथ मुझे पता चल जाएगी, बी सी से भी मुझे लेंथ पता चल जाएगी और सी ए से भी मुझे लेंथ पता चल जाएगी। और अगर तीनों लेंथ इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस नहीं होगा, इक्विलेटरल होगा। अगर सिर्फ 2 लेंथ इक्वल आती हैं तो ये आइसोसेलेस हो जाएगा। और कोई भी साइड की अगर लेंथ इक्वल नहीं आएगी तो ये स्केलन हो जाएगा। मैंने तीनों की बात कर ली, तो हमें तीनों साइडों की लेंथ निकालनी है और फिर हम बता पाएंगे कि आइसोसेलेस है कि नहीं है। तो मैं फटाफट ए बी की लेंथ निकालने की कोशिश करता हूं। पहले तो ए बी के ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, और ए का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 5, -2। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? बी का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 6, 4। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे फटाफट, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर होता है।
ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले x2 देखते हैं। x2 मेरे पास कितना है 6 है, x1 कितना है 5 है। अगर दिक्कत हो रही है मैंने इसमें लिखा नहीं है, एक्चुअली a वाले के हमने x1 और y1 मान लेने हैं कोऑर्डिनेट्स, और b वाले के x2 और y2 मान लेने हैं। अब इसमें मैं फटाफट करने वाला हूं, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर यानी कि x2 - x1 तो कर लिया। अब मैं क्या करूंगा y2 - y1, y2 मेरा 4 है माइनस, इस बात को बहुत गौर से ध्यान से देख लेना, ये मेरे को पक्का पता है जिन बच्चों की मैथ वीक होगी उनको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो जाता है माइनस प्लस, और यही मिस्टेक भी करते हैं। क्या कहना चाहता हूं मैं, 4 माइनस और क्या माइनस करना है आपने माइनस करना है y1 का वैल्यू देखो -2 है, तो इसको ब्रैकेट में डाल के -2 करना है, क्योंकि y1 माइनस का ये वाला माइनस फॉर्मूले का और ये वाला माइनस y1 का है। आगे सॉल्व करते हैं। 6 में से 5 जाएगा, बचेगा 1 का स्क्वायर आ गया, 4 माइनस हो जाएगा +4 + 2 का स्क्वायर। इस बात को आपको पता होना चाहिए, ओके। और इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। नीचे की तरफ इसको थोड़ा सा कर देता हूं मैं, और यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो दैट इज 1 स्क्वायर इज 1 एंड 6 स्क्वायर, आई थिंक दैट्स इज गोइंग टू 1 का स्क्वायर 1 और 4 + 2 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 6 का स्क्वायर आपके पास होता है 36, आपको पता होगा। और इस तरीके से मैं कह सकता हूँ √37। अच्छा, कोई बच्चे इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, रूट में 37 दैट इज इनफ, ठीक है ना। जहाँ पे आसानी से थोड़ा बहुत हो सकता है ठीक है, नहीं तो हम टाइम बिगाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम रूट सॉल्व करने का नहीं है, हमारा काम तो ये पता करने का है कि ये क्या है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को ए भी पता चल गया √37। मैं फटाफट इसी तरीके से बीसी को भी कैलकुलेट करूंगा, तो मैं फटाफट इसको रफ कर देता हूँ और मैं बीसी कैलकुलेट करने की तरफ बढ़ता हूँ। अब मैं इसको रफ करके अब मैं देखता हूँ बीसी, मैंने ए भी निकाला, वो मेरे पास आया कितना √37, और अब मैं बीसी निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बीसी कैलकुलेट कर रहा हूँ और चेकआउट करेंगे कि बीसी कितना है। अब देखते हैं सबसे पहले बीसी के लिए चेक करेंगे भाई, बीसी तो बी का कोऑर्डिनेट मुझे पता होना चाहिए, तो बी का कोऑर्डिनेट मेरे पास है 6,4 और सी के कोऑर्डिनेट मुझे पता होने चाहिए 7,-2। अब यहाँ पे मैं इसको भाई पहले वाले को x1 और y1 कह देता हूँ, दूसरे वाले को मैं कह देता हूँ x2 और y2। डिस्टेंस निकालने की जहां तक बात होती है, डिस्टेंस निकलेगा रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, ओके। अब इसके बारे में बात करूंगा तो मेरे पास x2 जो है वो x2 कितना है 7 है, माइनस x1 कितना है वो 6 है का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है y2 -2 है, y2 मेरे पास -2 है, और y1 कितना है तो y1 मेरा 4 है, तो यहाँ पे -4 लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूले का भी तो माइनस लिखोगे। अब आगे की चलते हैं, देखते हैं भाई 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा मेरे पास 6 में जाएगा तो 1 का स्क्वायर, और माइनस होता है प्लस, साइन आता है माइनस का, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे की बात करते हैं भाई फटाफट। अच्छा, ये मैंने रफ नहीं किया था, ठीक है, ये लाइन से थोड़ा सा रफ कर देते हैं, हालांकि आना यही है, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो ठीक है, हमारे लिए फायदे वाली बात हो गई थोड़ा, ये है ना। पिछले वाला लिखा हुआ था लेकिन मेरे लिए यूजफुल ही हो गया यहाँ पे आके। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि मेरे को दूसरी साइड भी √37 मिल गई। अच्छा, कई बच्चों के ना मन में यहाँ पे ये आ जाएगा कि अब 2 साइड इक्वल हो गई तो हम कह देते हैं आइसोसेलेस है। बिल्कुल नहीं बेटा, इस काम को पेपर में मत कर देना। 2 साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस है कि नहीं है, उसके लिए पहले तीसरी साइड भी निकाल लो, क्योंकि अगर तीसरी साइड भी √37 आ गई तो फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, और ये जरूर चेक करना है क्योंकि उसने पूछा है आइसोसेलेस है कि नहीं है। अगर तीनों साइड इक्वल हो गए तो ये आइसोसेलेस नहीं, ये इक्विलेटरल होगा, ठीक है। तो 2 साइड तो √37 आ गया, अब अगर तीसरी अलग आ जाती है तो ये आइसोसेलेस होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। आई होप थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा प्लान है कि 7.1 कंफर्म होते ही 7.2 की तरफ भाग लिया जाए आज में ही। और इस चैप्टर को अगर आपने देख लिया, इस वीडियो को आपने देख लिया, तो आपको एनसीईआरटी देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के सारे वो पैटर्न, सारे वो क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं जरूर कराऊंगा, और रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको होमवर्क भी दे दूंगा, ठीक है। उनको जरूर करें और आंसर्स को उनको चेक जरूर कर लें। ओके फाइन, हियर वी हैव नाउ वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, सो लेट्स चेक आउट ए एंड सी। सो कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं फटाफट ए और सी के, और उसके बाद उसके बीच में भी डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग। ए हमारे पास क्या है भाई, ए हमारे पास है 5, -2, और सी क्या है हमारे पास, दैट इज 7, -2। ओके फाइन, सो लेट्स कैलकुलेट इट। AC की बात करेंगे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को जब भी आप करें ना मैथ्स में, आप फॉर्मूले जरूर बार बार लिखें, भले आप खुद अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, उससे एक बेनिफिट ये होता है आपको फॉर्मूले रिवाइज हो जाते हैं। भाई पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 कह दो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसके वाले को भी कह सकते हो। कोई बच्चे सोच रहे हो कि पहले वाले को ही क्यों बार बार लिखा जा रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप किसको भी ले लो, लेकिन हाँ
वन वाले पॉइंट का x1 और y1 और सेकंड वाले पॉइंट को x2 और y2 ही कहना, और उसके अकॉर्डिंग फिर इस फॉर्मूले को यूज करके आप डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। चलो ठीक है, फटाफट करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो रूट के अंदर x2 मेरा कितना है 7 है, x1 मेरा कितना है 5 है, 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का 2 है, माइनस y1 कितना है माइनस का 2 है। इस बात को आपने थोड़ा सा गौर से देखना है, ठीक है। और इस बात को जब आप गौर से देख लोगे तो अब मैं आगे बात करता हूँ इसके बारे में। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 2 है और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर है। याद रखना माइनस इंटू माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। और आगे की बात कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। सो वी कैन से दैट रूट 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से मुझे रूट 2 मिल रहा है और बात साफ हो गई, क्योंकि दो साइड इक्वल है, तीसरी साइड इक्वल नहीं हुई, तो हम लिख देंगे क्योंकि बिकॉज आई थिंक ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू रूट 37 एंड सिंस टू साइड्स आर इक्वल, तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, द गिवन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट कि दो साइड इक्वल होते ही हम उसको आइसोसेलेस कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपने करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना बड़ा तामझाम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप केस स्टडीज के भी यहाँ पे आ सकता है।